हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? ऑलरेडी हम लोग फंडामेंटल राइट्स तक फिनिश कर चुके हैं। ओके। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपने डीपीएसपी पर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ओके। नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर तत्व। ओके। अब कितने से कितने तक आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 36 टू 51। ओके। अब देखो, आर्टिकल शुरू करने से पहले, लाइक अगर मैं बात करूँ तो 36 शुरू करने से पहले एक जान लेते हैं कि बेसिकली डीपीएसपी है क्या। ओके। और देखो, अगर हम स्टेट पॉलिसी मतलब स्टेट को एक हम डायरेक्टिव दे रहे हैं, तो क्यों भाई, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? ओके, उसके पीछे क्या रीजन है? ठीक है। तो एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ओके। कुछ बातें जान लेते हैं डीपीएसपी के बारे में। अब देखो, मैं ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि पहली बात तो ये है कि डीपीएसपी जो है, और मैंने ये बात आपको जब मैंने प्रेमबल बताई थी आपको उस टाइम में बताया था कि तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉन इन्फोर्सिबल बाई कोर्ट है। ओके, जो कि कोर्ट में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है। जिसमें मैंने प्रेमबल का नाम लिया था, आपको डीपीएसपी का नाम लिया था, और फंडामेंटल ड्यूटीज का। ओके। तो ये क्या है? ये नॉट इन्फोर्सिबल है। ठीक है। ये नॉट इन्फोर्सिबल है। और ये क्या है कि ये स्टेट के बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। मतलब स्टेट को गाइड करते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए। ठीक है। बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल है किसके लिए? गुड गवर्नेंस के लिए, मतलब शासन व्यवस्था अच्छी करने के लिए। ठीक है। अब एक चीज और मैंने बताई थी कि ये किसके लिए? ओनली फॉर स्टेट के लिए, क्योंकि हम स्टेट को दे रहे हैं। अब मैंने आपको जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था उसमें मैंने, और उसमें प्रेम्बल में मैंने तीन तरह की आपको जस्टिस बताई थी, लाइक सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो अब भाई मैंने आपको बताया था कि जो पॉलिटिकल जस्टिस है वो तो मिलेगा हमें किससे? फंडामेंटल राइट्स से। बाकी के जो जस्टिस है, सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस, ये किससे मिलेगा? ये मिलेंगे हमें डीपीएसपी से। ओके। उसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच एक डिफरेंस, कि भैया जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल है। ओके। इंडिविजुअलिस्टिक है। और ये क्या है? ये कलेक्टिव है। ओके। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, एक प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब है भैया क्या, कि हमें पता है कि भैया स्टेट के लिए फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी दोनों जरूरी है। ठीक है। कंप्लीट जस्टिस के लिए दोनों जरूरी है। तो मेन चीज ये है कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ये आया किससे था? किस केस से आया था? ये आया था मिनरवा मिल से, 1980 में जो हुआ। ओके। तो मेन चीज ये है कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का, कि जो डीपीएसपी जो है उन्हें धीरे धीरे फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट करना। ओके। उन्हें हिस्सा बनाना, उसका फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट करना, उसका हिस्सा बनाना। ओके, पार्ट बनाना फंडामेंटल राइट्स का। एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा कि भैया जो राइट टू एजुकेशन था, ठीक है, वो हमें डीपीएसपी के अंदर था। ठीक है। डीपीएसपी के अंदर दिया हुआ था आर्टिकल 45 के अंदर। ठीक है। जो प्रोविजन है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ठीक है। बट वो कहाँ पे आ गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के थ्रू कहाँ चला गया? वो आ गया आर्टिकल 21 ए में, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 ए। ओके। तो एक ये चीज हो गई।
ओके, तो एक चीज तो ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने ये समझ लिया कि प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ये है क्या। उसके बाद आर्टिकल 36 हम शुरू करेंगे, बट उससे पहले एक चीज और कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि भाई स्टेट को हमें आदेश देने की जरूरत क्या पड़ी, मतलब निर्देश देने की जरूरत ही क्या पड़ी। ओके, तो पहली चीज तो देखो आप ये समझिए कि स्टेट के बारे में जो मैंने आपको बताया कि जैसे हम आर्टिकल 36 पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर स्टेट की डेफिनेशन है। तो स्टेट है कि ये आर्टिकल 12 वाला स्टेट है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आर्टिकल 12 के अंदर। ओके, तो उसमें स्टेट के अंदर लाइक विधायिका हो गई, लेजिस्लेचर या फिर कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट वाले, और अ, अगर देखा जाए तो विधानमंडल। ठीक है, और संघ लेवल पर या स्टेट लेवल पर या फिर लोकल लेवल पर अगर देखा जाए तो कोई पद हो। ठीक है, वो सारी चीज़ स्टेट के अंदर है। तो ये आर्टिकल 12 वाला स्टेट है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब बात ये है कि अच्छा स्टेट है तो स्टेट को डायरेक्टिव देने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों ऐसा किया है। तो अकॉर्डिंग टू इमेनुअल कांट, ठीक है, इमेनुअल कांट ये कहते हैं कि भाई स्टेट जो है वो होना चाहिए, एग्जिस्ट होना, वो मतलब स्टेट होना चाहिए, राज्य होना चाहिए। अब अगर राज्य है तो हो सकता है ये ऑथोरिटी का भी यूज करे, अपनी ऑथोरिटेटिव हो जाए, मतलब राज्य अतिवादी हो सकता है, ज्यादा शक्ति का यूज भी कर सकता है। अब मैंने आपको देखो, जब मैं फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भैया फंडामेंटल राइट्स का सबसे ज्यादा वायलेशन अगर करता है तो स्टेट करता है। ठीक है, अगर स्टेट की अथॉरिटी अगर बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, अगर अथॉरिटी बढ़ जाएगी मेन नुकसान किसको होगा, राइट्स को होगा, इंडिविजुअल राइट्स को। ओके, अब हमें क्या है कि हमें देखो ये स्टेट जो है इसे भी बैलेंस रखता है, मतलब इसे ज़्यादा ऑथोरिटेटिव नहीं होने देना है, और जो हमारे इंडिविजुअल पर्सन्स हैं, ठीक है, उनके राइट्स भी हमें सेफ रखने हैं। तो इसके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, और ये जो निर्देश हैं, ये जो डायरेक्टिव्स जो दिए गए हैं, डायरेक्टिव्स जो स्टेट को दिए गए हैं, वो क्या है कि वो कंपलसरी नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं, मतलब सॉरी, अगर मैं कहूँ कि ये क्या है, ये बाइंडिंग नहीं है, मतलब बाध्यकारी नहीं है भैया स्टेट के लिए। ओके, क्योंकि अगर ये बाइंडिंग हो जाएगी तो फिर जो स्टेट की जो सॉवरेंटी है, सॉवरेंटी जो है वो कहाँ गई, वो खत्म हो जाएगी। ओके, तो स्टेट की सॉवरेंटी खत्म हो जाएगी, तो ये बाध्यकारी नहीं है, ये सिर्फ एक निर्देश है। तभी तो आपको बोला भी गया है कि उसमें जो डीपीएसपी है वो नॉट इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट है। ओके, अगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि भैया ये चीजें नहीं हो रही हैं या मेरे राइट्स का हनन हो रहा है या फिर ये चीजें हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते इनको लेकर, अगर इनके ब्रीच होता है तो डीपीएसपी का। ओके, तो नॉट इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट। ठीक है, तो इसलिए ये निर्देश है। तो यहाँ पर मैंने आपको कि निर्देश देने की जरूरत क्या पड़ी, क्या रीजन था उसके पीछे, तो वो चीज आप समझ चुके होंगे। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स को। ओके, तो आर्टिकल में पहले बात करते हैं आर्टिकल 36, ये तो मैंने आपको बता दिया स्टेट। ओके, तो इसे बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम आर्टिकल 12 में कवर कर चुके हैं। ठीक है, मैन जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है आर्टिकल 37। तो आर्टिकल 37 की अगर हम बात करूं तो उसमें क्या है कि इसमें यही चीज लिखी हुई है कि डीपीएसपी जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। ओके, स्टेट जो है वो अप्लाई कर सकती है इन प्रिंसिपल्स को, ये जो सिद्धांत जो दिए गए हैं, ठीक है, वो टू मेक लॉ, कानून अगर बना रहे हैं तो ये उनमें अप्लाई कर सकती है, उन्हें देख सकती है क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 37 हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 38 की, आर्टिकल 38 में क्या है कि इसमें
दो चीजें दी हुई है। ए तो ये है कि प्रमोट करना है वेलफेयर ऑफ स्टेट, ठीक है, वेलफेयर और सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, इनको प्रमोट करना है, वेलफेयर ऑफ स्टेट को और इन तीनों को प्रमोट करना है, ठीक है। और इसके बाद ए के बाद बी, बी क्या है? बी है कि मिनिमाइज करनी है हमें जो इनइक्वलिटीज है, मतलब असमानता जो है उसको कम करना है इन इनकम के अंदर, ओके, स्टेटस को लेकर, अपॉर्चुनिटीज को लेकर और फैसिलिटीज को लेकर, ठीक है, ऑफ पीपल, और या फिर कोई ग्रुप हो जो इंगेज हो किसमें, वर्क इन काम में, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको बता दिया कि इनइक्वलिटी जो है उसको मिनिमाइज करना है इनकम को लेकर या फिर स्टेटस को लेकर, अपॉर्चुनिटीज हो गई, ओके। अगर मैं इसे कंपेयर करूं एज प्रेम्बल, क्योंकि क्योंकि स्टेटस और अपॉर्चुनिटी जैसी चीजें जो है, क्योंकि समानता तो उसमें भी मतलब बताई हुई है, ठीक है, ओके। और उसमें किसकी है? अगर मैं इसे कंपेयर करूं प्रेम्बल से, तो प्रेम्बल में दो तरह की समानता है, वोल्टेज जो है, एक तो स्टेटस को लेकर और एक है अपॉर्चुनिटीज को लेकर, ओके, अपॉर्चुनिटी को लेकर। तो ये प्रेम्बल में सिर्फ दो तरह की ही है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। जबकि अगर मैं आर्टिकल 38 के अंदर करूँ, डीपीएसपी के अंदर करूँ, तो उसमें ज्यादा है। जैसे देखो, अगर हमें असमानता को दूर करना, कम करना है, तो उसमें किसके अंदर, इनकम के अंदर, स्टेटस के अंदर, अपॉर्चुनिटीज के अंदर, फैसिलिटी है, ओके, उसमें कई सारी चीजें हैं। जबकि प्रेम्बल में सिर्फ दो ही है, एक स्टेटस और एक अपॉर्चुनिटी, ओके। तो यहाँ पर एक कंपेयर कर लिया हमने प्रेम्बल के साथ। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 39 की। अगर 39 की बात करूं तो इसमें कई सारी चीजें दी हुई हैं, ओके। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट तो यही है कि मैन और वुमेन जो है इक्वल राइट्स है, ठीक है। तो इक्वली राइट्स टू मीन लाइवलीहुड, ओके। उसके बाद ये है कि अगर मैं आपको वैसे ही बोल के बता दूं, लिख के ना बताऊं, तो जैसे कि लोगों का मैक्सिमम भला करना है, ओके। संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज है वो अच्छे तरीके से करना है, इनइक्वलिटीज को कम करनी है, ओके। जैसे कि इनइक्वलिटी है उसको डिक्रीज करना है, उसको कम करना है, ओके। उसके बाद इक्वल इक्वल पे करना है फॉर इक्वल वर्क के लिए। मान के चलो कई जगह आपने देखी भी होगी कि एक ही पोजीशन है, उस पर अगर कोई मेल है और एक दूसरी जगह फीमेल है, तो दोनों को मतलब इक्वल जो है पैसे नहीं मिलेंगे, जो उनकी तनख्वाह वगैरह होगी, ठीक है, पेमेंट जो होगी उन्हें इक्वल नहीं मिलेगी। मैन जो है, पुरुष जो है, उसको ज़्यादा मिलेगी, लेडीज को कम मिलेगी, ओके। तो ये क्या बोलता है आर्टिकल 39, ये कहता है कि भैया इक्वल पे अगर एक जैसे पोजीशन पर है, एक जगह एक ही पोजीशन पर है, तो दोनों को इक्वल पे मिलनी चाहिए, ओके, पुरुष को भी और महिला को भी, ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद ये है कि चाइल्ड और वुमेन जो है उसकी हेल्थ के खिलाफ कोई काम जाता है तो वो नहीं करना है, ओके, वो नहीं करना है अगर उनकी हेल्थ के अपोजिट में कोई काम है तो। उसके बाद चिल्ड्रंस को अपॉर्चुनिटी देनी है डेवलप करने के लिए उनकी हेल्थी मैनर्स को, ठीक है, फ्रीडम और डिग्निटी होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, एक्सप्लोइटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लोइटेशन तो उसमें भी है, हमें फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी है, ओके। आर्टिकल 30, आर्टिकल 23 और 24, ओके। तो ये सारी चीजें इसमें आर्टिकल 39 में दी हुई हैं। उसके बाद अगर बात करूं आर्टिकल 39 ए की, देखो यहाँ पे जो मैंने ए लिखा है वो स्मॉल ए है, वो आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो वो स्मॉल ए लिखा हुआ है या फिर कैपिटल ए है,
ओके, ये दोनों में डिफरेंस रखना। ओके, अब देखो आर्टिकल 39A की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, उसमें यह है कि इक्वल जस्टिस, जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इन मैनी टाइप्स ऑफ केसेज। जैसे कि अगर कोई केस वगैरह हो जाता है तो ठीक है, बहुत सारे जो गरीब लोग होते हैं वो नहीं कर पाते वकील, तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें वकील प्रोवाइड किया जाता है, तो ये क्या है, फ्री लीगल एड। ओके, तो जो गवर्नमेंट वकील होते हैं, लॉयर वगैरह होते हैं, वो होते हैं, वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उनकी तरफ से कि आप इनके वकील हो। ओके, उस तरीके से। और देखो ये जो ऐड किया गया है वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, तो ये होगी। इसके अंदर आप अगर देखोगे तो जुडिशरी के अंदर एक वर्ड और सुनोगे, नालसा। नालसा, नालसा जो है वो भी यही काम है कि जो लोग हैं उनको जो है लीगल एड प्रोवाइड कराना। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 में क्या है, आर्टिकल 40 में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात है इसमें। ठीक है, पंचायत वगैरह जिसके ऊपर मतलब महात्मा गांधी जी ने भी काम किया था कि भैया ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए, ठीक है, विलेज पंचायत जैसी चीजें ये होनी चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद अगर हम बात करूं कि ये विलेज पंचायत वगैरह कब शुरू में, कहाँ पे मॉडल वगैरह ये चीजें आई हैं। ओके, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। ओके, वो सारी चीजें हम बात करेंगे पंचायत वगैरह की। ओके, मुझे देखा जाए तो राजस्थान में सबसे पहले शुरू हुई गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो आर्टिकल 41 की, तो आर्टिकल 41 में क्या है कि राइट टू वर्क है, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट। जैसे कि राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस हो गया इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस मीन्स जैसे कि अगर मैं हिंदी में बताऊं तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा या फिर लोक सहायता पाने का अधिकार जो है। ओके, तो वो सारी चीजें इसमें आर्टिकल 41 में दी हुई है। ओके, जैसे कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी आ गई, कुछ दशाएं ऐसी आ गई जिसमें हमें सहायता लेनी है या फिर काम या शिक्षा उस चीज को लेकर। ठीक है, तो जैसे कि ओल्ड एज में या फिर सिकनेस है या डिजीबल है तो कुछ ऐसी दशाएं आ गई। ओके, जैसे छुट्टियां वगैरह मिलती हैं आपको, तो वो सारी चीजें इसके अंदर है आर्टिकल 41 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो आर्टिकल 42 की, इसमें क्या है, इसमें है प्रोविजंस है। जैसे कि देखो, अगर आपको 41, 42 और 43 ये तीन आर्टिकल्स अगर आपको देखने, 41, 42 और 43, इसको एक वर्ड से आप कर सकते हो याद, दमन। मीन्स देयरफॉर दशाएं, एम फॉर मातृ सहायता, जैसे कि वुमेन्स वगैरह के जैसे इन्हें फ्रेटर्निटी लीव दी जाती है, जैसे प्रेग्नेंट वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ से आप याद रख सकते हो। और इसके अंदर देखा जाए तो कुछ लिविंग वेजेस वगैरह जो वर्कर्स को दिए जाते हैं। ओके, तो आर्टिकल 42 में अगर बात करें तो प्रोविजन है मैटरनिटी लीव की, वुमेन्स कंडीशन को लेकर मैटरनिटी लीव। और उसके बाद अगर मैं आर्टिकल 43 की बात करूं, उसमें क्या है, उसमें है लिविंग वेजेज है फॉर वर्कर्स के लिए, कि मतलब उन्हें भी मतलब फुल एंजॉयमेंट के साथ अपना काम करने के लिए या फिर सोशल या फिर कल्चरल अपॉर्चुनिटीज उन्हें होनी चाहिए। जैसे प्रमोट कोटाज इंडस्ट्री को प्रमोट करें इंडिविजुअल लेवल पर या फिर कोऑपरेटिव्स को बेसिस ऑफ रूरल एरियाज में, ताकि वो भी एक अच्छे तरीके से काम कर सकें। ठीक है, लाइक लिविंग वेजेज जो हो गया फॉर वर्कर्स, फुल एंजॉयमेंट, ठीक है, ऑफ लेजर एंड सोशल
एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, काम, सहायता मांगने का अधिकार जैसे, ओके, वो सारी चीजें हैं। उसके बाद अगर हम बात करूं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्टिकल। अब देखो आर्टिकल मैंने 43 तो मैंने आपको बताया कि भैया 43 में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम इसकी बात करें कि मैंने आपको दमन बताया था, ठीक है, जिसमें दशाएं हो गई, मातृत्व के लिए हो गया, और एनपो निर्वाह, निर्वाह के लिए, निर्वाह योग्य मजदूरी, ठीक है, लिविंग वेजेज जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, निर्वाह योग्य मजदूरी कि लगे कि स्टेट जो होगा जितने भी काम करने वाले लोग हैं वहाँ पर कामगार हैं उनके लिए निर्वाह योग्य मजदूरी देगा। और एक फुल एंजॉयमेंट ऑफ लेजर एंड सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, लाइक कि जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ओके, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर है। उसके बाद अगर मैं आर्टिकल 43A की बात करूं, ठीक है, आर्टिकल 43A में क्या है कि पार्टिसिपेशन है वर्कर्स का। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, जो भी वर्कर्स वगैरह होते हैं इन मैनेजमेंट के अंदर ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, लाइक जैसे कि उद्योगों के प्रबंधन के लिए, जैसे इंडस्ट्रीज एंड के मैनेजमेंट के लिए, कि जो श्रमिक हैं जितने भी हमारे यहाँ जो वर्कर्स हैं, ओके, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ये ऐड किया गया है। जैसे मैंने आर्टिकल, हमने इसकी आर्टिकल 39A की बात करी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से ऐड हुआ है। ओके, और 43A जो है वो कैसे ऐड हुआ है, आर्टिकल 43 ये ऐड हुआ है, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया है ये इसके अंदर। ठीक है, डीपीएसपी में। उसके बाद अगर हम बात करूं आर्टिकल 43B की, तो इसमें क्या है, अब देखो इसमें ये है कि भैया इसमें इसमें है प्रमोट करना, प्रमोट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, सहकारी समितियां जो हैं, अब तो अमित शाह जी हेड है कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। ओके, सहकारिता मंत्रालय वो बनाया हुआ था, अलग मिनिस्ट्री बनाई हुई है। ओके, तो देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब ये है कि जो है सोसाइटी समितियां बनाने का अधिकार, जैसे मतलब संघ बनाने के लिए, तो वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी है। ठीक है, आर्टिकल 19 के अंदर आपने देखा होगा। ओके, तो उसके अंदर भी है। तो ये ऐड कहाँ से किया गया, जैसे मैंने आपको उस बार बताया था फंडामेंटल राइट्स जब हम पढ़ रहे थे, तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से ऐड हुआ है। ओके, देखो ये चीजें आपको याद रखनी, 42nd से कौन सा ऐड हुआ है और कौन सा 44 से ऐड हुआ है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं आर्टिकल किसकी, उसके बाद हम आर्टिकल 44 की बात करते हैं। ठीक है, लाइक हम आर्टिकल 43A देखा, 43 देखा, 43B देख लिया। ओके, जैसे मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, 41, 42, 43 को याद रखने के लिए दमन आप याद रख सकते हो, दमन दशाएं हो गई, और एन फॉर मातृत्व के लिए, और एन फॉर निर्वाह, न फॉर निर्वाह योग्य मजदूरी। ठीक है, निर्वाह योग्य मजदूरी होनी चाहिए। ओके, और जैसे 41, 42, 43 के लिए मैंने आपको ये बता दिया, 43A के अंदर पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए उनका वर्कर्स का। अब जो निर्वाह योग्य मजदूरी कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, तो उसके लिए कदम उठाए, और पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए उनका। ठीक है, पार्टिसिपेशन जो इंडस्ट्री है उसके मैनेजमेंट के लिए, फिर उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करने के लिए। तो ये 43B तक तो यहाँ तक हो गए। 42 में, 41, 42 तक, 40 में आपको पता है ग्राम ओ विलेज पंचायत। ओके, आर्टिकल 36, 37 नॉट इनफोर्सेबल कोड, 38 वेलफेयर स्टेट। ओके, 39 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो ठीक है ये सारी चीजें वुमेन्स के लिए, और 39A उसमें
क्या है, इक्वल जस्टिस, वो जस्टिस वगैरह, ओके, फ्री लीगल एड जो दिए जाएंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एड। तो ये मैंने आपको एक फास्ट ट्रैक रिवीजन बता दिया कैसे कैसे करना है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 44 की। अगर मैं आर्टिकल 44 की बात करूं तो इसमें क्या है, उसमें है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ओके। और ये वैसे टॉपिक किसका है, कंकरेंट लिस्ट का है। आपने पढ़ा होगा कि 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो ये टॉपिक किसका, कंकरेंट लिस्ट में ऐड है। अब देखो यूसीसी के ऊपर एक फुल वीडियो मैंने बनाई हुई है, ओके, क्या चीज़ें हैं, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या हमें वे फॉरवर्ड में क्या करना चाहिए, मेंस के लेवल से सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो वो आपको जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और ऑलरेडी आपको सजेशन में भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 45 की। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 45 की बात करूँ तो इसमें मैंने आपको पहले बताया स्टार्टिंग में कि अर्ली चाइल्डहुड केयर, उसको प्रोविजंस है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो, जो एज है उनकी, एज कितनी, बिलो 6 ईयर्स एज, एज 6 ईयर्स, 0 से 6, ठीक है। मतलब प्री प्राइमरी एजुकेशन की जो बात हुई है, किससे है, 86, 2002, ओके। उसके बाद आर्टिकल 46, इसमें क्या है, इसमें है कि देखो 45 में तो आप देखो, यहाँ से याद करने का एक सीधा तरीका है, 45 में तो आप याद कर सकते हो कि भैया चिल्ड्रंस की, ठीक है, एजुकेशन वगैरह। 46 में है कि एस सी एस टी की एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, ठीक है। जैसे प्रमोट करना है, प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ऑफ एस सी एस टी या फिर अदर वर्कर्स जो हैं, अदर अदर वर्कर्स जो हैं, अदर जो, सॉरी वर्कर नहीं, अदर वीकर सेक्शन जो है, वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन है, और प्रोटेक्ट दैम, और उन्हें प्रोटेक्ट भी करना है, और उनकी जो मतलब एजुकेशनल जो शैक्षिक है और इकोनॉमिक या फिर जो आर्थिक इंटरेस्ट है, ठीक है, उनको भी प्रमोट करना है और प्रोटेक्ट भी करना है, ओके। और प्रोटेक्ट किससे करना है, सोशल इनजस्टिस से, जैसे सामाजिक अन्याय जो होता है उससे प्रोटेक्ट करना है, और एक्सप्लोइटेशन से, जितने भी तरह का ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लोइटेशन, उन सब से उन्हें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ये एक प्रोविजन इसमें दिया हुआ था, ओके। अब देखो, मैंने आपको एजुकेशन की बात बताई, ठीक है, पंचायत की बात बता दी, सोसाइटीज की बात बताई, ओके, लिविंग वेजेस वर्कर्स की बातें आ गई कि उनके लिए भी काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 47 की। अब आर्टिकल 47 के अंदर क्या है, इसके अंदर है कि ड्यूटी जो होगी वो स्टेट की, वो क्या होगी कि जो न्यूट्रिशन लेवल है, न्यूट्रिशन लेवल जो है उसको बढ़ाना, और स्टैंडर्ड को, स्टैंडर्ड जो है ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, और इम्प्रूव करना पब्लिक हेल्थ को, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक है। अब देखो, आप इन्हें याद कैसे रखोगे, बाकी के जो है, जैसे 44 को तो आप, जैसे मैंने आपको 43 तक बता दिया, 43 ए तक, 43 बी तक, उसके बाद 44, 44 में आप यूसीसी कर सकते हो, फिर 45, 46 और 47, ठीक है। अब देखो 45, 46 में तो एजुकेशन की बात होगी, 45 में स्मॉल चाइल्ड, और जो 46 है उसमें क्या है, उसमें एस सी एस टी और अदर वीकर सेक्शन। उसके बाद 47 में क्या है, देखो वैसे होना तो ये चाहिए कि पहले हेल्थ पर ध्यान दें, फिर आप पढ़ाई करें, बट इसमें क्या है कि पढ़ाई पहले करवा दी है, फिर हेल्थ पर ध्यान है, ओके। तो 47 आप हेल्थ के ऊपर न्यूट्रिशन लेवल जो है, तो उसको मतलब न्यूट्रिशन लेवल जो है उसको इंक्रीज करना है, ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन युक्त भोजन प्रोवाइड कराना,
ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ताकि उनकी जो स्टैंडर्ड लिविंग जो है वो स्टैंडर्ड हो जाए और उसकी जो हेल्थ है, जो पब्लिक हेल्थ है, वो इंक्रीज हो, वो इम्प्रूव हो जाए। ओके। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 48 की। अब आर्टिकल 48 ये में भी, इसमें भी दो हैं कि आर्टिकल 48 और 48A। तो आर्टिकल 48 की बात करें तो इसमें क्या है कि इसमें है ऑर्गेनाइजेशन करना एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, मतलब एक तरह से प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर, प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउ, ठीक है, काव्स हो गए, स्टे वगैरह हो गए, एंड दियर मिल्च एनिमल, जो उनके दुधारू पशु जो होते हैं, मिल्क एनिमल, ठीक है, उनको लेकर भी कुछ निर्देश हैं, ठीक है। और क्यों ये स्टेप लिया गया है कि इन्हें रोकना है, या फिर इन्हें मतलब इन्हें रोकने के लिए, क्योंकि मेन है कि जो उनकी ब्रीड्स जो है, ब्रीड नस्ल जो है, उसको प्रिजर्व करने के लिए ऐसा बोला गया है। अब देखो, बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि गाय वगैरह या बछड़े वगैरह काटे जाते हैं, तो वो क्या है कि यूनियन का कुछ अपना खुद का एक कानून नहीं है, ठीक है, कि वो उन्हें काटने से रोके या फिर ये चीजें, स्टेट के अपने अलग अलग कानून, जैसे नॉर्थ ईस्ट के आप साउथ इंडिया के अंदर जाओगे तो साउथ इंडिया में कोई कानून नहीं है, वहां पर खाते हैं खूब आराम से मार के, काट पीट के, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में भी खाते हैं, बट नॉर्थ ईस्ट में भी खाते हैं, बट नॉर्थ में जो स्टेट है उनमें अपने अपने अलग कानून है, स्टेट बना सकता है, बट सेंटर का अभी तक कोई कानून नहीं है। ओके। तो इस वजह से जैसे आप लोग बहुत बार देखते हो कि उसने गाय काट दी, गाय को कैसे काट दिया, तो वो सारी चीजें क्या है कि राइट टू ईट भी है, ठीक है, ऐसे तो आर्टिकल 21 के अंदर अगर देखा जाए तो, ठीक है, वो भले ही ड्राइव फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो आर्टिकल 48 के ऊपर एक बात हुई कि प्रोहिबिशन करना है स्लॉटरिंग ऑफ काउज वगैरह, काफ्स या फिर उनके मिल्क एनिमल्स वगैरह हो गए, ताकि उनकी जो नस्ल है उनको प्रिजर्व किया सके, उनको बचा कर रखा जा सके। ओके। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 48A की। इसमें क्या है, इसमें मैंने आपको वो तो बता दिया कि भैया आर्टिकल 48A में क्या है कि आर्टिकल 48 में तो हमने देखा कि उसको स्लॉटर होने से बचाना है। इसमें क्या है कि प्रोटेक्शन करना है और इम्प्रूवमेंट करना है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण की रक्षा करनी है, उसको इम्प्रूव करना है, और सेफ गार्ड, सेफ रखना है किसको, फॉरेस्ट वगैरह जो है अपने, फॉरेस्ट हो गई या फिर वाइल्ड लाइफ हो गई, वाइल्ड लाइफ। ओके। तो उनको सेफ रखना है। ये ऐड किससे हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से ऐड हुआ है। मैंने आपको देखो कई आर्टिकल्स बताए जो कि जैसे 39A हो गया, ओके, और 43A हो गया, ओके, तो 48A हो गया, ठीक है, ये कई आर्टिकल्स जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए। उसके बाद अगर हम बात करूं आर्टिकल 49 की, इसमें क्या है, इसमें है कि जो मॉन्यूमेंट्स जो हैं, लाइक प्रोटेक्शन करना है हमें, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स हो गए, जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जो हमारी कुछ ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, लाइक जैसे ताजमहल हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, कुतुब मीनार हो गया, ठीक है, और जो प्लेसेस वगैरह हैं, कुछ जगह हैं जो हमारी ऐतिहासिक हैं, या फिर ऑब्जेक्ट्स वगैरह हो गए कुछ, ठीक है, और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जो है, ठीक है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, बहुत सारी चीजें हैं इंडिया के अंदर, तो उनका क्या करना, उनको प्रोटेक्शन, उनका प्रोटेक्शन करना, उनको संरक्षण करना, उनको बचा के रखना है। ओके। उसके बाद है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 के अंदर क्या है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम, किससे, एग्जीक्यूटिव से, फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो इसमें क्या है कि जो जुडिशरी है, ओके, उसको सेपरेट अलग रखना है एग्जीक्यूटिव से। अब देखो, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने जब हमने स्टार्ट किया था,
ओके, पॉलिटिक्स स्टार्ट किया था, उसमें हमने कुछ चीजें देखी, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी, चेक्स एंड बैलेंस की बात करी। तो सेपरेशन ऑफ पावर, किस किस के बीच सेपरेशन ऑफ पावर? ओके, लाइक जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ताकि जो इनका जो एक एरिया है ये यहीं तक रहे, इससे बाहर ओवररीच ना करें। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जुडिशरी है उसका सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव से। ओके, उसका अलगाव। उसके बाद मैं बात करूं आर्टिकल 51 की, इसमें क्या है? इसमें है प्रमोशन, मतलब प्रमोट करना है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ओके, ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ हो गया चलो युद्ध कर लेते हैं, फेंक दो मिसाइल उड़ा दो उसे, तो ऐसी बात नहीं करनी। ओके, हमें पीस, शांतिपूर्वक वार्तालाप, शांति को बढ़ावा देना है और सुरक्षा को, सिक्योरिटी। अब यहाँ पर आपके डीपीएसपी जो है वो खत्म होते हैं आर्टिकल 51 तक, आर्टिकल 36 से 30, आर्टिकल 36 से 51 तक। ओके, अब इसमें कुछ चीजें और हैं एक्स्ट्रा कि अब आर्टिकल्स तो हमने देख लिए, अब भैया इनमें कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं कि कुछ उसमें डिवीजन किया हुआ है। ठीक है, अलग अलग प्रिंसिपल्स को, कि भैया कौन सा आर्टिकल किस धारा से है, लाइक कि जैसे एक तो है सोशलिस्ट, समाजवाद, एक है गांधीयन। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल है, गांधीयन डीपीएसपी, और कुछ है वेस्टर्न, जो पश्चिमी, जो पश्चिमवाद से, लाइक अगर मैं बात करूं कि भैया जो सोशलिस्ट है, मतलब जो समाजवादी है, जो आर्टिकल्स जो हैं डीपीएसपी जो है वो कौन कौन से हैं? तो भैया जो समाज को लेकर बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 38 हो गया कि भैया वेलफेयर हमें करना है स्टेट का, मतलब स्टेट को बढ़ावा देना, उसके वेलफेयर को बढ़ावा देना है। ठीक है, उसके बाद 39 है, किसकी बात कर रही है भाई? इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, इक्वल पेपर इक्वल वर्क की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात करते हैं, वुमेन और चाइल्ड की हेल्थ की बात करते हैं कि उन्हें ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए जो उनकी हेल्थ के खिलाफ हो। ठीक है, ये सारी चीजें, लिविंग लाइफ की बात करते हैं। उसके बाद 39 ए है, ये किसकी बात करता है? ये बात करता है भाई फ्री लीगल एडवाइस की। ओके, लीगल एडवाइस है, किसको दे रहा है? समाज को ही दे रहा है, तो सोशलिस्ट है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 41 की, कुछ दशाएं हैं जिसमें उसे मजदूरी, सुरक्षा, शिक्षा ये पाने का अधिकार है, बिल्कुल है। आर्टिकल 42, ओके, मातृ सहायता। आर्टिकल 43, ठीक है, इसमें क्या है? निर्वाह योग्य। फिर आर्टिकल 43 ए, ये चीज हो गई। ओके, उसे मैनेजमेंट में भी मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए, इंडस्ट्री मैनेजमेंट में भी। ठीक है, उसका अधिकार हो। और 47 के क्या है? 47 के अंदर अगर हम बात करें तो 47 में जो न्यूट्रिशनल, मतलब पोषण युक्त भोजन। ओके, ये सारी चीजें, ताकि उसकी हेल्थ वगैरह इंप्रूव हो। तो ये क्या है? ये समाज को लेकर है, मतलब सोशलिस्टिक है। अब जिसमें भी समाज की बात आ रही है आप उस चीज को याद रख सकते हो, समाज के लिए है। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद बात करते हैं हम गांधी जी ने किस बात पर बढ़ावा दिया था? एक तो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पर, मतलब ग्रास रूट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, या फिर पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, बिल्कुल। तो किसमें है पंचायत वगैरह? वो है आर्टिकल 40 के अंदर। उसके बाद 43 हो गया। ओके, 43 निर्वाह आयोग। तो ये भी तो चाहते थे कि भैया अगर कोई काम कर रहा है उसे उतनी तो उसे मतलब सैलरी दी जाए। ओके, ताकि उसका जीवन निर्वाह चल सके। आर्टिकल 43 भी, मतलब खुद जो लोग हैं, जैसे कि ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा व्यापारी है तो उसने मतलब कोई कंपनी वगैरह खोल ली है, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें कर ली हैं। तो ये चाहते थे कि भैया जो मजदूर हैं आपस में वो भी एक ऐसी तरह से अपना संघ बना के कुछ मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब सहकारी समिति वगैरह खोल लें। जैसे आपने एग्जाम्पल सुना होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का, अ, अमूल जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, आनंद है। ओके, जैसे आनंद। ओके, तो ये कुछ लोगों ने दूध वाली जो है वो खुद से खोली। ठीक है, कई लोग आपस में मिलकर आए और अब प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो वो सारी चीजें हो गई। उसके बाद है 46। 46 मैंने आपको बताया थी, 45 46 आप कैसे याद रखते हो, और 47। तो 45 में चाइल्ड के लिए, और 46 में SC ST और अदर वीकर सेक्शन के लिए उनका एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ावा देना। ठीक है, और उनको प्रोटेक्शन करना, अलग अलग जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है उससे। ठीक है, तो 46 हो गया। उसके बाद बात करते हैं 47। तो 47 के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। और 48, तो ये चीजें क्या है? ये गांधी डीपीएसपी है।
उसके बाद वेस्टर्न है, जो वेस्टर्न से 44 यूसीसी हो गया, 45 हो गया, 48, 48A, ओके, 49, 50 और 51, बाकी जो बचे होंगे वो इसी में ही आ जाएंगे। 49, 50, 51, ये तो मैंने आपको अभी करा दिया कि 49 में क्या है। 49 में वो है मोनूमेंट्स वगैरह जो हमारे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के हैं, ठीक है। और 50 के अंदर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन, 51 के अंदर प्रमोशन, इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी को लेकर। अब देखो यहाँ एक तरह से ये हमारे जो है, जो डीपीएसपी है वो खत्म होते हैं, बट इसमें फिनिश हो जाते हैं, तो एक हम डिफरेंस हमारा जानना जरूरी हो जाता है कि भैया, जो कि एक डिफरेंस है या फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के अंदर क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, एक कंपैरिजन हमें देखना बनता है। देखो, अगर मैं बात करूं, देखो बहुत सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये इनफोर्सिबल है, इनफोर्सिबल है, बिल्कुल है, ये इनफोर्सिबल नहीं है। और ये क्या है, ये नेगेटिव है। फंडामेंटल राइट्स कैसे नेगेटिव है, कि भैया ये जो है वो प्रोहिबिट करते हैं, रोकते हैं किसको, स्टेट को रोकते हैं कुछ, मतलब अलग अलग चीजें करने से। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि स्टेट ये करेगा, ये नहीं कर पाएगा, ओके। तो ये स्टेट को रोकते हैं कि भैया ये, मतलब जैसे फंडामेंटल राइट्स में आपने पढ़ा होगा कि जो जो कि सबसे ज्यादा जो ब्रीथ जो मतलब वायलेशन करता है वो डीपीएस, वो ये स्टेट करता है, ठीक है। तो स्टेट को रोकना है, उसकी अथॉरिटी को कम करना है, ओके, ताकि फंडामेंटल राइट्स को बढ़ावा दिया जा सके। तो तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि वो स्टेट को बहुत सारे काम करने से रोक लेता है। और ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि दे रिक्वायर स्टेट टू द सर्टेन थिंग, क्योंकि ये स्टेट को बहुत सारी चीजें करने के लिए रोकते नहीं है, उसे बढ़ावा देते हैं। जैसे अभी देखो, मैं हमने डीपीएसपी वगैरह पढ़े हैं अभी सारे के सारे, तो कितनी सारी चीजें इसके अंदर है, ओके। उसके बाद है कि जो जस्टिस, ये हो गया जस्टिसेबल या इन्फोर्सिबल बाई कोर्ट, ये हो गया। उसके बाद ये क्या देता, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। और ये सोशल और इकोनॉमिकल। उसके बाद है कि इसके ऊपर लीगल सेक्शंस लग सकते हैं, बिल्कुल। इसके ऊपर लीगल सेक्शन लगा सकते हैं, और इसके ऊपर लीगल सेक्शन नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते राज्य के ऊपर, स्टेट के ऊपर, क्योंकि फिर उसकी सॉवरेंटी कहाँ गई। तो इसके ऊपर अगर लगाने में तो मॉरल या तो नैतिक लगा सकते हैं, नैतिक सेक्शंस लगा सकते हैं, मॉरल। उसके बाद है कि ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअलिस्टिक है। और ये क्या है, ये ये तो हो गया, ये और ये कलेक्टिव नेचर है, एक साथ मिलते हैं सारे के सारे, ओके। एक काम इसके अंदर ये है कि अगर कोई भी, जैसे कि लॉ है, वो अगेंस्ट में जा रहा है किसके, फंडामेंटल राइट्स के, तो उसको, उस लॉ को क्या कर सकते हैं, नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं, नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें अगर कोई नल एंड वॉइड जाता था, वो मतलब इसके अपोजिट में जाता है, ठीक है, इसके अगेंस्ट में जाता है, उसे नल एंड वॉइड घोषित नहीं कर सकते, ओके। तो ये कुछ बातें थी जो इनमें एक डिफरेंस है। तो हमने टोटल 6 डिफरेंसेस देखे इनके अंदर, क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा पार्ट 4 है, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो ये यहाँ पर फिनिश होता है। और कल हम बात करेंगे किसको लेकर, फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर। यहाँ पर हमारा ये डीपीएसपी खत्म। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आए हो तो भाई काफ़ी अच्छी बात है। और आई होप कि आप लोगों को जो सीरीज मैंने चला रखी है, 100 डेज विद 100 टॉपिक्स और 100 कंसेप्ट प्रे से रिलेटेड, तो आनंद आ रहा होगा आपको। ऐसे ही पढ़ते रहिए, साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।